जय हिंद सर। तो वंडरफुल इंट्रोडक्शन केतन भाई, पर मैं इस विषय के बारे में बोलने वाला हूँ उसके संदर्भ में मेरे बारे में जो सब बताया गया वो मैं नहीं, वो मैं था। लगता है स्टेटमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पकड़ में आई होगी। जो मेरे बारे में कहा गया वो था और अभी इस मोमेंट पर नहीं है, मतलब कि इस मोमेंट पर मैं कुछ और हूँ, क्योंकि अभी मैं पहाड़ों में नहीं हूँ, मैं घर में हूँ, अपनी लाइब्रेरी में हूँ और मैं लगातार अपनी लाइब्रेरी में अपने किताबों को रीऑर्गेनाइज करने में लगा। आपको थोड़ा हमारा बैकग्राउंड दिख रहा होगा, उसमें कुछ टैग दिखते होंगे लटकते हुए, शायद आपको विवेकानंद या गांधी जी की तस्वीरें भी दिखती होंगी। तो मैं अभी इन दिनों लगा हूँ ये सब ऑर्गेनाइज करने में। तो मैं अभिजु और आपके लिए अभिजु वाक्य है, हम उसी के संदर्भ से इस पूरे प्रोग्राम को चलाएंगे। अभी हम जहां भी है, जो भी है, हमारे सामने जो भी है, हम जो भी करना चाहते हैं, हमारे सामने उस करने के लिए जो समय है उसको हम कैसे मैनेज करें। तो मैंने ऐसे सोचा है कि आने वाले करीब 1 घंटे तक मैं मेरी ओर से कुछ एक इनपुट दूं और उस इनपुट के बाद आपकी ओर से सवाल उठे और इस सवाल का मैं जवाब दूंगा। मेरी चाहत ये है कि आप सवाल को पेपर पर साइड में लिख लें इंस्टेड ऑफ चैट, क्योंकि चैट में आपके लिखने से बाकी के लोगों का ध्यान भी उस चैट के प्रति जाएगा। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ रहे और उसके बाद में हम एक एक सवाल को लेंगे। तो जैसे पहले ये कहा गया कि अभी जो है, तो अभी क्या है? अभी इतने लोग जो मेरे साथ इस वेबिनार में है उसमें किसी को भी कोरोना नहीं है। सबसे बढ़िया गुड न्यूज़ तो ये है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके परिवार में भी कोई नहीं है। मुझे लगता है कि मैं बारैया साहब को देख रहा हूँ, लेकिन उनके चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे के नीचे तो मणिशंकर लिखा है। तो मणिशंकर तो वो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो नहीं है वो हमें दिखती है और जो है उसके प्रति हमारा ध्यान नहीं जाता। और यही मजेदार कहानी है टाइम मैनेजमेंट की। इसीलिए मैंने जो टाइटल रखा है वो जानबूझ के ऐसा रखा है। तो बीच बीच में से मैं हट जाऊंगा और मैं स्क्रीन पर भी आपको ले जाऊंगा ताकि आपका ध्यान कुछ एक बिंदु पर बना रहे। पर जहां से मैंने शुरू किया, कम से कम मैं मुस्कुराने वाले चेहरे चाहता हूँ। नटराजन जी मुस्कुराइए, क्योंकि आप और मैं जिंदा है। हम इतने खुश नसीब है। देखिए कमल जी का चेहरा कमल की तरह खिल उठा है, केतन भी। प्रवीण कुमार की मुझे छत दिख रही है, पर्दा दिख रहा है या फिर एसी दिख रहा है। ओके, कोई कोई लोगों के तो नाम नहीं है, वो ओप्पो A37 है, यानी एक नया नामकरण शुरू हुआ। कई लोगों के चेहरे, कमलेश बारोट जी का कोई फेस नहीं है, वो केवल नाम है। ऐसा ही मेहुल प्रजापति का है, जिगर धनी का है। आज मालूम पड़ा कि चीना को, जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था, वो रेडमी नाम लेकर के स्क्रीन पर मौजूद है। भाई आप भारतीय हो तो रेडमी के बदले की तो इच्छा हो जाए। तो देखिए मेरे ये छोटे छोटे कम्युनिकेशन से कुछ कुछ लोगों के चेहरे प्रसन्न हैं। मैं चाहूंगा आने वाले, अब 1.5 घंटा नहीं रहा, थोड़ा समय और कम हो गया है, उसमें सब लोग प्रसन्न रहे। हियर एंड नाउ मोमेंट में सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे परिवार के लोग भी कोरोना में नहीं है, इसलिए कर पा रहे हैं। मैं मानता हूँ ये समय ऐसा है, आप लोग नाश्ता तो ठीक होगा, की फरमाइश करते होंगे जो दोपहर में बन रही होगी, तो ये भी तो गुड न्यूज है। तो ये सब गुड न्यूज के साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। तो आई एम टेकिंग यू टू द स्क्रीन। Nice look, Jatan. Yes. कितना आवाज से नो आवाज जरा बंद। सुरेश, sorry, Jiten, mute everyone now except Suresh bhai. तो जैसे इस कार्यक्रम का टाइटल है मैनेज योर टाइम, एंजॉय योर लाइफ। अब मैं इसको जरा बदल कर लिखता हूँ, मैनेज योर लाइफ, एंजॉय योर टाइम।
तो मेरे लिए तो दोनों सेम ही है। अगर आप अपने समय का मैनेज कर सकते हो ठीक तरह से तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे। अगर आप अपनी लाइफ को ठीक मैनेज कर रहे हो तो आपके पास जो भी समय होगा आप उसको एंजॉय कर पाओगे। मुझे ये पूरी सभा को बताते हुए खुशी हो रही है कि जब मैंने अपना इंजीनियरिंग का कैरियर छोड़ के मैनेजमेंट ट्रेनर की शुरुआत की, तब सबसे पहला प्रोग्राम मैंने यही किया था, टाइम मैनेजमेंट। और तब से लेकर के आज तक अगर कोई मुझे पूछे कि आपके मोस्ट डियर टॉपिक्स कौन से है, तो आई वुड से एक तो टाइम मैनेजमेंट है, दूसरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, और तीसरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स, काफी सारी लाइफ स्किल्स के डायमेंशंस आएंगे। तो अगर हम अपनी लाइफ को ठीक तरह से मैनेज कर पाते हैं तो हमारे पास जो भी समय के चंक है उसको हम पूरा एंजॉय कर पाते हैं। तो मेरे लिए तो टाइम ही लाइफ है या लाइफ ही टाइम है। अब जैसे हमें स्कूल में, संस्थाओं में, यहाँ तक कि कैपिटल में समझाया गया है, सिखाया गया है, दिखाया गया है, टाइम मशीन होता है, पंचिंग होता है जब आप एंट्री करते हो, घर में घड़ी होती है, डेस्कटॉप पर घड़ी होती है, जहाँ देखो वहाँ घड़ियाँ मिलती है। और कई बार तो भारत के प्रधानमंत्री रात्रि में कोई निश्चित समय पर आके कह देते हैं अब कोई निकलेगा नहीं, फिर वो घड़ी को जरा सेकंड, मिनट, घंटों के बदले डेट्स में दिखाते हैं। तो हमारे लिए तो समय कई बार घड़ी या कैलेंडर तक सीमित रह जाता है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि हम समय को जिंदगी के संदर्भ में देखेंगे, इसीलिए क्योंकि एग्जिस्टेंस में समय जैसी कोई चीज नहीं है। अस्तित्व में समय जैसा कोई डायमेंशन है ही नहीं। अस्तित्व में आम का पेड़ लगाते हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो पकता है, आम आ जाती है, हम आम को खाते हैं। हम क्या करने लगते हैं, पेड़ लगाया और आम आई, उसके बीच में जितनी भी अवधि गई उसको हम नापने की चेष्टा करते हैं। टू मेजर दिस ड्यूरेशन वी कॉल इट टाइम। तो हमने ये टाइम का डिवीजन किया है। अब मजेदार बात देखिए, हमने बहुत सारी सिस्टम कैसे डिवाइस किए, जैसे इंच, फिर माइल, ठीक नहीं लगा तो फिर हमने सेंटीमीटर, मीटर, किलो। अब जब तक समय की बात है, हमने अभी तक वो 12 वाली सिस्टम को पकड़ के रखी है। अब देखिए इसमें मजेदार बात, दिन में 12 अथवा 24 घंटा, लेकिन 1 घंटे के अंदर मिनट 60 और फिर 1 मिनट के अंदर सेकंड 60। तो प्रकृति के अंदर तो ऐसा कोई डिजाइन है नहीं। तो पहले तो इतना समझ लीजिए कि समय के अंदर जो कुछ घट रहा है वैसे हम देख रहे हैं। एक्चुअली जिंदगी के अगर जो घट रहा है उसको हम मेजर करने की चेष्टा करते हैं, उसको समय कहते हैं। जैसे मैं सुबह में उठा, दोपहर को मुझे भूख लगी, अब मैंने भूख लगने के साथ सूरज की कोई स्थिति को जोड़ दिया और फिर मैंने डिफाइन कर दिया कि मैं 1 बजे खाना खाता हूँ या खाऊंगा। अब मेरी जिंदगी की पूरी डिजाइन उस 1 बजे के आसपास होगी। ऐसा हो जाएगा कि 1 बजते ही भोजन पे बैठ जाएंगे, भूख लगी हो या ना लगी हो, भोजन पसंद हो या ना पसंद हो, 1 बजा है, खाना खा लेना। अब ऐसा खाना खाएंगे, पसंद नहीं हो, ज्यादा खाना खा लिया, भूख नहीं है, फिर स्वास्थ्य की खराबी करेंगे और फिर एक दिन डायरिया हो गया या बेहजमी हो गई, आपको कुछ न कुछ दवाई खानी पड़ी, अब उसमें भी समय जा रहा है। और अगर कोई गलत चीज खा ली, डायरिया हो गया, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है एंड यू मे बी टेकन टू हॉस्पिटल। अब तो और समय बर्बाद हो रहा है। तो जिंदगी के संदर्भ में अब समय को देखेंगे। तो आज के सेशन में मुझे ये 3 डायमेंशन सिखाने हैं और अगर आपको रुचि रही तो केवल इस 3 डायमेंशन के ऊपर ही इसकी सीरीज चल सकती है। यूजुअली मैं 8 घंटे का एक दिन, ऐसा 3 दिन यानी 24 घंटा बेयर मिनिमम टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए लेता रहता हूँ कॉर्पोरेट कंपनीज में। तो यहाँ तो हम 1.5 घंटे के अंदर 1 घंटे का इनपुट रहेगा। तो आई विल ट्राई टू टच अपॉन जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, उसके भी महत्वपूर्ण सब पॉइंट्स उसके पर जाएंगे। तो पूरा टाइम मैनेजमेंट का दायरा ये 3 बिंदुओं पर है। केतन भाई मुझे फीडबैक दीजिए, क्या मेरी आवाज यस बिल्कुल एकदम करेक्ट सर, मेरी स्पीड परफेक्ट, बोलने में? ओके ओके सर। मेरी उच्चार शुद्धि ठीक है?
हाँ बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि मुझे डर ये है कि कल गांधीनगर समाचार में संजय भाई थोरात लिखेंगे हाँ कि समय तो बहुत बढ़िया गया हमारा, लेकिन दो शब्दों के बीच में जगह इतनी कम थी कि बहुत सारी चीजें पकड़ में नहीं आई। तो मैं चाहता हूं कि कल गांधीनगर समाचार पढ़ने वाला का भी समय बहुत बढ़िया जाए, ऐसा वो लिख सके, कम से कम ऐसा मैं बोल पाऊं। बिल्कुल सर। संजय भाई फीडबैक दीजिए, ठीक है? ही मस्ट बी म्यूटेड सर। ओके ठीक है, चलिए। हाँ तो मैं तीनों बिंदु की स्पष्टता करता हूँ। कितन भाई कम से कम जब मैं पूछूं आप फीडबैक देंगे। ओके सर ओके। व्हाट इज इट ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट? पहले तो टाइम मैनेजमेंट चीज है क्या? एकदम देहाती भाषा में कहूँ तो ये बला क्या है और कब से गले पड़ गई। दूसरा है वेयर एंड हाउ द टाइम गोज, समय कहाँ जाता है, कैसे जाता है। अभी इन दिनों तो इस सवाल के बदले में कितने गीत निकल आए हैं, इतने जोक्स, इतने व्हाट्सएप के छोटे छोटे मैसेजेस, तो उससे पता चलता है कि लोगों का समय कहाँ जा रहा है और कैसे जा रहा है। तीसरा है टूल्स एंड टेक्निक्स टू ड्राइव टाइम एज पर अवर ओन चॉइस। ये जरा इंटरेस्टिंग डायमेंशन लग रहा है कि हमारी चॉइस के अनुरूप क्या हम टाइम को ड्राइव कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है हाँ। अब किसी को ये लगे कि सुरेश भाई तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है कि इस तीन सब्जेक्ट पर बोल सकते हैं, तो हाँ मैं कहना चाहूंगा कि मैं अथॉरिटी भले ना हूं, लेकिन इसमें अधिकार पूर्वक इसीलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं कुछ एक चीजों में से गुजरा हूं। तो सबसे पहले चलता हूं आपको 1990s में, जब मैं हॉलैंड नामक एक देश में जो यूरोप में है, वहाँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का मास्टर्स पढ़ने गया था। उस प्रजा का नाम है डच, उस देश का ऑफिशियल नाम है द नेदरलैंड्स। यानी जमीन ऐसी कि जो दरिया की सपाटी से नीचे, तो करीब 90% जमीन दरिया की सपाटी के नीचे होने से दरिया का पानी घुस ना जाए, इसलिए इन्होंने दरिया पर डैम बनाया। हम लोग तो नदियों पर डैम बनाते हैं। तो साल में 6-7 कई बार 10 महीना तक बारिश गिरती रहती है, पूरे देश के अंदर पानी भरता रहता है, कैनालों में वो बहता रहता है। पहले आर्किमिडीज पंप यूज करते थे, अब तो इलेक्ट्रिकल पंप आ गए हैं। पहले विंडमिल हुआ करती थी, आज विंडमिल भी है और पावर्ड चीन भी है। तो उस पानी को उलेच उलेच के वो दरिया में डाल देते हैं। तो पूरा देश ऐसा है। अब इस पूरी सभ्यता, प्रजा की साइकी कैसी बन गई कि अगर इस डैम टूटा या खड्डे का पानी दरिया में नहीं गया तो हम डूब जाएंगे। तो ये लोग एक एक सेकंड की महिमा करते हैं और 24 घंटा डैम की साइट पर विजिलेंस रहता है। और यहाँ तक विजिलेंस की वहाँ डाइवर होते हैं, डाइविंग करने वाले पानी के अंदर, जैसे स्कूबा डाइवर है। ये लोग हाथ में एक छोटा सा पिंजरा लेकर के पानी के अंदर डाइव करते हैं। और समंदर पर जहाँ डैम बना है, जहाँ कंक्रीट का डैम है, वहां तो कोई इश्यू नहीं है, पर कंक्रीट के डैम के आसपास अर्धन डाइक्स भी है। और कंक्रीट के डैम के बीच बीच में, जहाँ डैम बंद कर दिया, फिर मिट्टी का थोड़ा पार्ट आया, फिर कंक्रीट का आया, तो ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर वहां चूहे अपना घोंसला बनाते हैं। अब चूहे कैसे होते हैं, सांस लेने के लिए सरफेस पर आते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं और अपने घोंसलों में काफी समय बिताते हैं, इसमें अपने बच्चे रखते हैं, फिर घोंसला लंबा करते जाते हैं। अगर घोंसला आर पार हो गया तो जिस और देश है उस और पानी बहेगा और बड़ी तबाही हो जाएगी। तो 64 में ऐसी कोई बड़ी तबाही हुई थी। उसके बाद में 24 घंटा ये डाइवर काम करते हैं और जैसे कोई ऐसा होल दिख गया उसके ऊपर ये केज फिट कर देते, पिंजरा फिट कर देते। तो अब चूहा सांस लेने के लिए बाहर निकलने की चेष्टा करेगा, निकल नहीं पाएगा, मर जाएगा। मैंने इतनी लंबी बात इसीलिए बताई कि प्रजा की साइकी में समय कैसे महत्वपूर्ण बनता है। तो जब मैं वहां पढ़ने गया तो मुझे किसी ने कहा कि ये डच लोग टाइम के बारे में इतने पाबंद होते हैं कि अगर आपको आज मिले और ये कहे कि 1 साल के बाद यहाँ 4 बजे मिलेंगे, तो बीच में 1 साल कोई भी संपर्क ना हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको 1 साल के बाद यहाँ, अगर ये बस स्टैंड है तो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन है तो रेलवे स्टेशन, इसी जगह 1 साल के बाद भी मिलेगा। दोस्तों, मैं इस बात को विश्वास नहीं करता था और आपको सुन के ऐसा लगता होगा कि ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये बिल्कुल ज्यादा नहीं है। मैंने इस प्रजा के बारे में ये पाया पढ़ाई करते करते।
आज भी वो वैसा है, क्योंकि आज मेरा बेटा वहाँ स्ट्रेटेजिक सॉल्यूशन पढ़ रहा है, उसी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं पढ़ा था। तो आज भी वो प्रजा ऐसे ही जीती है। तो दोस्तों, एक तो देश प्रेम था, भारत लौटा तो मैंने ठान लिया, वो मैंने ऐसा ठाना कि देश में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो लोग धज्जियां उड़ाते हैं, कम से कम मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। मैं बिल्कुल भारतीय प्रमाणभूत समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की गरिमा रखूंगा और मैं मेरी जिंदगी को ऐसे ही ढालूंगा। तो कम से कम यहाँ कमल किशोर जैन साहब उपस्थित है, भारिया साहब उपस्थित है, सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पर प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया केतन निर्मल साहब है। ये सब लोगों ने देखा होगा कि मैं ना तो कोई मीटिंग में लेट आता हूँ, ना कभी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज 2 दशक से अधिक समय का रिकॉर्ड हो गया कि आज तक एक भी अपॉइंटमेंट, एक भी मीटिंग में मैं लेट नहीं पहुंचा हूँ। तो जब मैंने ऐसा ठान लिया, मेरी साइकी भी डच प्रजा की जैसी हो गई, तो मेरा अपने आप में टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होने लगा। तो आज तक वो होता आया है। तो मेरा ये अधिकार बनता है कि जो टूल्स टेक्निक्स को मैं बार बार यूज करता रहा, बदलता रहा, वो आपको मैं सिखाऊं। तो ये तीसरे पॉइंट पर मैंने बात कही थी, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि आपके लिए वो कितना महत्वपूर्ण बनता है। तो अब हम इस 3 बिंदु पर कुछ एक काम करेंगे। केतन भाई, एक स्क्रीन के कॉर्नर में आपको मेरा वीडियो दिख रहा है? हाँ हाँ यानी कि लोगों को ये लगे कि मैं बोल रहा हूँ, स्क्रीन नहीं हाँ बोल हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं वेरीफाई इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इन दिनों कम्युनिकेशन स्किल के वेबिनार करता आया और उसमें काफी गड़बड़ी हुई, तो अल्टीमेटली आई लेफ्ट द जूम और गूगल की हैंगआउट्स मीट पर अभी मैं कम्युनिकेशन स्किल के प्रोग्राम कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये जूम का फीडबैक बीच में पूछा। नहीं, इट्स ओके सर। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के 2 मेजर डायमेंशन है या एस्पेक्ट्स है, पहलू है। पहला है ड्यूरेशन मैनेजमेंट और दूसरा लोकेशन मैनेजमेंट। ये ड्यूरेशन मैनेजमेंट क्या है? नरेश भी सब कुछ लिखने की चेष्टा कर रहे हैं। अगर मेरी ये बिंदु आपको चाहिए तो मैं तो शिक्षक हूं और चाणक्य मेरे गुरु है। मैं तो देने के लिए ही यहाँ उपस्थित आया हूँ। तो मैं ये प्रेजेंटेशन भेज दूंगा और आपको मिल जाएगा नरेश भी। स्क्रीन के नीचे आपको मेरा मोबाइल नंबर दिखता होगा, उसमें आप एक मैसेज छोड़ दीजिए। तो जिनको चाहिए होगा ये मैसेज छोड़ देंगे, इसी बहाने संपर्क भी हो जाएगा और आपको ये मिल जाएगा। तो पहला है ड्यूरेशन मैनेजमेंट। किसी काम को मैं घंटे भर में पूरा करना चाहता हूँ या 10 मिनट में पूरा करना चाहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह में इतने मिनट में पहुंचना चाहता हूँ। ये सब आपके अंदर जो चाहत है, वो चाहत को पूरा कर सको, वो है ड्यूरेशन मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है कि काम लगता है कि 10 मिनट में पूरा हो जाएगा, इसी चाहत के साथ हम काम की शुरुआत करते हैं, पर वो पूरा नहीं होता। अब वो 10 मिनट के बदले 15 मिनट ले लेता है, बीच में कुछ इंटरप्शंस आ जाते हैं, हमें ध्यान नहीं होता है या प्लानिंग नहीं होता है, फिर काम लंबा हो जाता है। काम में से ऐसे कुछ पहलू निकल आते हैं कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी को कॉल करना पड़ेगा, अब उसी में समय जाता है और निर्धारित ड्यूरेशन में काम पूरा नहीं होता। तो एक तो डायमेंशन है अपने उसके ड्यूरेशन को कैसे मैनेज करें। अब दूसरा देखते हैं लोकेशन मैनेजमेंट। जैसे मैंने कल्पेश भाई को कहा कि शाम को आज 4 बजे आपके यहाँ पकोड़े खाने आता हूँ। अब मैंने 4 बजे का समय दिया है, उन्होंने अपने धर्मपत्नी को कहा कि भाई सुरेश भाई मेहमान है, 4 बजे पकोड़े खाना चाहेंगे। अब आगे बात हुई नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं, कल्पेश भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि भाई पकोड़े बना लो। अब वो पहलू पजल में आ गए कि कौन से पकोड़े बनाए, पोटैटो के बनाए, टमाटर के बनाए, मेथी के बनाए, आलू के बनाए। आई मीन आलू ही पोटैटो होता है, लेकिन अभी इन दिनों तो पेप्सी के पोटैटो अलग आते हैं जो कि रेडिश होते हैं, इसलिए मैंने 2 शब्द प्रयोग किए। या फिर पनीर के पकोड़े बनाए। अब वो जैसा तय करेगी उसके अनुरूप उसका समय लगेगा। अभी जैसे पनीर के चंक घर में पड़े हैं तो पनीर के पकोड़े बनाने में कम समय लगेगा। बाकी कोई सब्जी के पकोड़े बनाने हैं तो सब्जी को साफ करना, धोना, काटना, तैयार करना। तो केवल मेरे एक शब्द प्रयोग से आगे जाके गतिविधियां होने वाली है। अब मान लीजिए उन्होंने 4 बजे पकोड़े बना लिए और मैं तो 4 का मतलब अगर 4 नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों के लिए 4 का मतलब 4:15 भी होता है। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन लिटरली वो लोग 10-15 मिनट के नीचे तो उसको गिनते ही नहीं है, वो तो ठीक ही होता है इनके लिए। तो फिर मैं 4:15, 4:30 तक पहुंचा,
यहाँ गृहिणी ने सब कुछ गरम गरम तैयार करके रखा था, सब ठंडा हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोकेशन का मैनेजमेंट नहीं हुआ। लोकेशन का दो मतलब है, एक तो घड़ी के अंदर का लोकेशन और उस जगह का भी लोकेशन। और अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट का जो PERT CPM चार्ट होते हैं उसमें भी लोकेशन नोड्स होते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन 3 डायमेंशन में आप देख लीजिए, उसमें एक डायमेंशन समय है। तो ये दोनों को मैनेज करना वो टाइम मैनेजमेंट का काम है। दूसरा बिंदु हम देखें, उसके पहले देखें कि ये जो 2 डायमेंशन है इसमें निकलता क्या है। तो अगर ड्यूरेशन को ठीक मैनेज कर पाते हैं तो वो एफिशिएंसी का डायमेंशन है, और अगर ये पकड़ में आ गया तो उसकी इम्पैक्ट जहां जहां समय जाता है वो सभी जगह पड़ेगी। क्योंकि दूसरा जो बिंदु है वो है हमारा समय कहाँ जाता है, तो वो एफिशिएंटली जाएगा। दूसरा लोकेशन मैनेजमेंट का जो रिजल्ट है, नतीजा है या कोर्स भी है, वो है इफेक्टिवनेस, यानी डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस करना। तो अगर हम डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जिंदगी के सभी पहलुओं में हम फिर डिजायर्ड रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे खुशी है शेयर करते हुए, और मैं आप सबको चाहूंगा कि आप लोग जब किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करें तो कम से कम ये जरूर शेयर करें कि आपकी जिंदगी में कितनी खुशहाली है। तो कम से कम पॉजिटिव चीजों को कम्युनिकेट करते हैं और दूसरों को भी इफेक्टिवनेस के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ शेयर कर रहा हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट करने से मेरी इफेक्टिवनेस क्या आई। Currently at the age of 59, I'm enjoying the fitness of 30. I'm going as a mountaineer. हर साल हिमालय में 12 दिन निश्चित है। कॉलेज के जवान लोग अराउंड 40, उनको मैं ले चलता हूँ। तो भारत देश के प्रति प्रेम, भारत के मूल्यों के प्रति आदर, और जिंदगी में आगे क्या करना है उसकी थोड़ी लाइफ स्किल के बारे में क्लैरिटी। तो ये हर साल होता है। साल में 5-6 बार ट्रैक तो हो ही जाते हैं। अभी हम 15-16 को केसुडा के फ्लावर देखने गए थे। और ना केवल मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, तो करीब इस समय हम गए थे, 71 लोग थे। और अंबाजी के पीछे ऐसा एक जंगल है, मैंने पूरे गुजरात के ऐसे जंगल ढूंढे हैं जहाँ कोई कोई खास सीजन में खास प्रकार के फ्लावरिंग होते हैं, कोई झरने का निश्चित बहाव होता है। तो फिर हम दोस्तों को मिलके जाते हैं, उसका पूरा मजा लेते हैं। तो आपको ताज्जुब होगा, 71 लोग, मल्टीपल तूफान, मल्टीपल पर्सनल कार, शार्प डिपार्चर फ्रॉम रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। तो लोग बंबई से आए, सूरत से आए, बड़ौदा से आए, अहमदाबाद के अलग अलग जगह से आए और गांधीनगर से आए। लेकिन एवरी व्हीकल वाज डिपार्टेड इन टाइम एंड एवरी व्हीकल रीच एट सैंबल पानी इन टाइम। तो डे 1 सैटरडे मॉर्निंग को हम लोग समय पे पहुंचे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया, ट्रैक किया, दोपहर का भोजन किया, आराम किया। ऐसे ही दूसरे दिन, और दूसरे दिन 11 बजे सब लोग अपने अपने जगह पर थे। तो क्या ये संभावना है इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस करने का। तो अब हम देखेंगे कि कहाँ इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस करनी, कहाँ एफिशिएंसी लानी है, हमारा समय कैसा जा रहा है। कितन भाई, मैं विषय वस्तु पर ठीक जा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जो सब्जेक्ट आपने मुझे दिया है वो सब्जेक्ट के ऊपर हूँ मैं? यस सर। कि मैं अपनी स्टोरी में चला गया? नहीं सर, कंटिन्यू सर। ओके, गुड। People would like to listen to you sir. गुड। मैं एग्जाम्प्लिफिकेशन इसीलिए करूंगा कि मैं ये बिल्कुल कहना नहीं चाहता कि यहाँ कोई आदर्शवाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये संभव है। मैं कोई किताब में से कोई कंसेप्ट को उठा के आपको नहीं कहूंगा, ना केवल ये ट्रेनिंग, ना कोई और ट्रेनिंग। एवरीथिंग विल बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिसिटी, कि मैंने इसको आजमा के देखा। तो अब देखते हैं 4 डोमेन। देखिए, मैं जब ये डोमेन कहूँ तो ये कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, पर जैसे ही हम अपने समय को बिताते हैं, अगर हम इसको कैटेगरिकली समझ ले तो फिर हम निर्णय ले सकते हैं। तो हमारा समय जिंदगी के 4 क्षेत्रों में जाता है, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल और स्पिरिचुअल। आप देख रहे हो मैंने इसको लिखा है इन टाइम फ्रेम। तो देखिए, पर्सनल में समय जाता है सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा उससे थोड़ा कम समय जाता है प्रोफेशन में, उससे कम समय जाता है सोशल में, और अगर बच जाए तो थोड़ा समय जाएगा स्पिरिचुअल में। अब आपको लगेगा कि पर्सनल में सबसे ज्यादा जाता है। हाँ बिल्कुल,
अभी एरिया में दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े। सबसे पहले लेते हैं पर्सनल डोमेन, जिसमें 3 डायमेंशन है फिजिकल फिटनेस। तो दोस्तों देखिए, हर व्यक्ति 8 घंटा सोता है कि नहीं सोता है? केतन भाई सोता है 8 घंटा? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 6 घंटे भी सोते होंगे, लेकिन 6-8 घंटा तो सोते हैं। तो लगभग आपकी ऑफिस के टाइम जितना समय तो बिस्तर में गया, या फिर आगे पीछे गिन लो। सोने से पहले थोड़ी किताब पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपका पर्सनल एरिया है जहां आप किसी के साथ कोई बात भी नहीं कर रहे हो, केवल खुद के साथ हो। तो ये सोना, फिर दिन में 1 बार नहाना, 3 बार खाना, 5 बार 6 बार पेशाब करना, बीच में 2 बार चाय पी लेना, एक जगह से दूसरी जगह अपने शरीर को ले जाना, ये सब पर्सनल डोमेन है। तो सबसे ज्यादा समय इसमें जाता है। अब इसके 3 पहलू में दिखाता हूँ। पहला है फिजिकल फिटनेस। अभी फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको जितनी जानकारियां होंगी वैसे आप समय बिताते होंगे। जैसे मेरी जानकारी में 4 पहलू है: आहार, विहार, आराम, व्यायाम। आहार का मतलब खाना, तो कब खाएंगे, क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, किसके साथ खाएंगे, खाते समय क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इतने डायमेंशन आहार में आ जाएंगे, जिसका सीधा कनेक्शन फिटनेस के साथ है। अभी आप कहेंगे कैसे? खाना खाते खाते मोबाइल यूज कर रहे हैं, खाना खाते खाते टीवी देख रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर जो आवेग आएंगे, इमोशन फ्लक्चुएशन आएंगे, इसका सीधा कनेक्शन आपके पेट के साथ है। किसी डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं तो वो बताएंगे साइकोसोमेटिक रिस्पॉन्स, मनोदैहिक प्रतिभाव। तो आपके कोई एक्साइटेड स्टेट से आपके जठर के अंदर सीक्रेट होने वाले एंजाइम में फर्क पड़ता है। ગુજરાતીમાં કહું, ધ્રાસકો પડવો અને ફાળ પડવી, આ શબ્દો, इसका मुझे हिंदी नहीं आता, पर कोई खराब न्यूज़ और कोई एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन से जो अपने पेट के अंदर कुछ होता है, इसको गुजराती में ध्रासको, और कोई डर बैठ गया तो फाड़, ऐसा बोलते हैं। यानी ऐसा कुछ झटका सा लगता है जिससे हम संयत नहीं रहते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा संबंध अपने फिटनेस के साथ है। तो मैं मानता हूं कि आप समझ गए होंगे आहार का क्या कनेक्शन है। तो आहार में आप क्या खाते हैं उसको मुहैया करने में भी समय लगेगा, उसको पकाने भी लगेगा। आप स्वयं पकाते हैं तो ठीक है, कोई और पकाता है तो आपको वेट करना है, वगैरह वगैरह। इन दिनों तो घर में आप भी पकाने में कोई हाथ बटाते होंगे। विहार, दैट इज लाइफस्टाइल। कब खाते हैं, कब सोते हैं, कितना सीधा बैठते हैं, कितना टेढ़ा बैठते हैं, कितना लंबा होकर के बैठते हैं, आपका टॉर्सो कैसा रहता है, आपका नेक पोजीशन कितना रहता है, आपका सोशल मीडिया में कितना समय जाता है, आपका लग्जरी में कोई गैजेट्स, कोई ऐसी चीज़ों का प्रयोग, जैसे कई लोग होम थिएटर रखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल में ये है कि 9:30 बजे के बाद एक फिल्म देख के 12:30 बजे सोना। तो ये सोने का उसके साथ जुड़ जाता है। तो विहार। फिर होता है व्यायाम एंड आराम। व्यायाम एंड एक्सरसाइज। अब देखिए कितने वैरायटी के एक्सरसाइजेस होते हैं। जैसे अभी इन दिनों बाबा रामदेव जी और वर्ल्ड योगा डे से चल के हमारा शुरू हो गया है योग अथवा योगा। अब इसमें भी कोई आसन के साथ प्राणायाम भी जोड़ लेगा, ध्यान भी जोड़ लेगा। तो ये एक एक्सरसाइज का पहलू है। हालांकि मैं योग को के कतई कभी भी एक्सरसाइज नहीं मानता, पर आज वो सब्जेक्ट नहीं है। योग एक्चुअली जीवन जीने की शैली का नाम है, और मैं गुजरात यूनिवर्सिटी का इसमें फैकल्टी भी हूँ कि योग को समझा जाए, तो वो कभी समझेंगे। अभी चले जाते हैं एक्सरसाइज के वैरायटी पर। तो एरोबिक्स है, कैलेस्थेनिक्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, उसमें समझ जाता है। एंड देन आराम। अब आप आराम किसको कहते हैं? बिना कुछ किए शांति से खुद के साथ बैठना मैं आराम मानता हूँ। हम अगर सोफे पर लेटे लेटे कोरोना की वीडियो देख रहे हैं, वो आराम नहीं है। तो एनीवे, फिजिकल फिटनेस के पहलू हो गए। फिर आते हैं मेंटल ग्रोथ। संदीप का हंसता हुआ नूरानी प्रोफाइल चेहरा देख के अच्छा लगता है, वीडियो देखने को मिलता तो और अच्छा लगता है। मेंटल ग्रोथ तो मानसिक विकास। वो मानसिक विकास के लिए अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, जैसे कुछ पढ़ना, टेड टॉक को सुनना। अभी पढ़ने में वैरायटी ऑफ रीडिंग होता है, जैसे रेशनल थिंकिंग वाला, क्रिटिकल थिंकिंग वाला को रीडिंग करना, एग्जिस्टेंशियल रियलिटी को समझने का रीडिंग करना, साइंटिफिक चीज़ों को रीडिंग करना। जैसे कल
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गांधीनगर के ऊपर से पास हुआ, मेरा उसी समय एक कॉल चल रहा था और वो काउंसलिंग कॉल था, किसी को मुझे मदद करनी थी, तो मैं वो चूक गया। पर मैंने जितने दोस्तों को सबको कहा था तो कुछ एक अच्छे फीडबैक आए कि भी मज़ा आया देखने का। तो ये मेंटल ग्रोथ है, क्योंकि फिर आप यूट्यूब पर जाओगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या हो रहा है वो देखोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी अपने घर की जिंदगी कितनी सुकून से भरी है। तो दैट विल हेल्प यू टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। तो ये मेंटल ग्रोथ हो गया। अभी एक दिन मेरा मूड आया कि मुझे सुबह में नेल्सन मंडेला के साथ ब्रेकफास्ट करना है, तो मैं रात को सोते समय लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके उनकी जीवनी पढ़ने लगा। सो गया, रात के सपने में भी वो, सुबह में चाय के समय भी वो, नाश्ता करते समय भी मन में वही चल रहा है। तो तब से मेरी डिजाइन फिक्स हो गई। एक दिन तो सोचा कि गांधी बापू की गोद में बैठ के सुबह सुबह की चाय पीनी है, तो गांधी जी का सत्य के प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, वो उठा ली। अब जब देखेंगे ऐसी किताबों के पढ़ने से कि जिंदगी एक समय कैसी हुआ करती थी, ये लोग कैसे, तो हमारा ग्रोथ होता है। तो फिर पावरफुल लोगों को मिलना, जैसे मेरे पड़ोस में रविंद्र दवे जी रहते हैं, जिन्होंने 108 बार रक्तदान किया, ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं। मैं संजय भाई थोरात की कॉलम को पढ़ता रहता हूँ, तो और जहाँ लगे ठीक उनको फॉरवर्ड भी करता हूँ। तो ये भी मेंटल ग्रोथ के डायमेंशंस है, जिससे हमारा नजरिया कोई चीजों को दूसरी एंगल से देखने का बनता है। तीसरा, इमोशनल बैलेंस। हमारे अंदर गुस्सा, प्यार, ईर्ष्या, द्वेष, जुगुप्सा, ऐसी विविध प्रकार के इमोशंस आते रहते हैं। हम कॉलेज में थे तो बोलते थे नो मूड स्ट्राइक, मूड नहीं है। अभी ऐसा चलता रहता है। तो हमारे वैरायटी ऑफ मूड्स है। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान रहे दोस्तों, मैंने ये करीब 8 मिनट आपके साथ केवल पर्सनल डोमेन के अंदर हम कहाँ कहाँ समय को बिताते हैं उसकी बात करी है। तो खुद का फिजिकल फिटनेस, खुद का मानसिक विकास और खुद का इमोशनल बैलेंस। तो इमोशनल बैलेंस के लिए क्या करते हैं? या तो इमोशन में बह जाते हैं, बाद में मालूम पड़ता है, कुछ निर्णय लेते हैं कि अब तो ऐसा नहीं करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये एक संभावना है। दूसरी संभावना, इमोशन के बहाव होने से पहले ही पकड़ ले, इसके लिए मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ऐसे टेक्निक्स को यूज करते हैं। तो ये इमोशनल बैलेंस कोई रेगुलरली इसको करता है, कोई चलने जाता है। मुझे लगता है इमोशनल बैलेंस के लिए मैंने जो प्रयोग किया है, जो दो बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगे, एक तो है चलने जाना। उसमें लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन हो जाता है और आपको बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप केवल एक लॉजिक को लगाते, जो दुखी हो रहे हो या डिस्टर्ब हो रहे हो या स्ट्रेस में हो, वो लॉजिक अब हट जाता है और आप ऑन्टोलॉजिकल थिंकिंग शुरू करते हो। कभी समय मिलेगा तो आपको मैं क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग समझाऊंगा। तो ये इमोशनल बैलेंस के लिए एक तो चलना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी ट्रैकिंग की प्रवृत्ति मैंने इतने सालों तक इसीलिए मेंटेन की है कि वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। दूसरा एक मेडिटेशन है, और तीसरा है जो कि एनएलपी की टेक्निक, जो मैं आज से 6-7 साल पहले सीखा हूँ, कि आप जिस इमोशनल स्टेट को बदलना चाहते हैं उसके साथ जुड़े हुए फिजिकल स्टेट को बदल डालो। तो जैसे नहा लो, आपने नहा लिया, फिजिकल स्टेट बदल दिया, आपका इमोशनल स्टेट बदल जाएगा। कुछ घर की चीजों को ऑर्गेनाइज करने लगो, और अपने ऑफिस में बैठे हो तो जो टास्क के ऊपर आपका इमोशन डिस्टर्ब हो रहा है, उस टास्क को थोड़ी देर साइड में रखो, पानी पी लो, टॉयलेट जाके आओ, या एक चक्कर मार लो, या अपने कोई साथी के साथ कोई दूसरे काम के बारे में बात कर लो। तो आप लगातार काम तो कर ही रहे हो, लेकिन जिस काम के साथ आपका कोई स्ट्रेसफुल इमोशन आ रहा है वो उस समय सेटल हो जाएगा, फिर आप उसी काम को फिर से अच्छी तरह से ले पाओगे। आप दूसरा डोमेन देखते हैं, प्रोफेशनल डोमेन। तो ऑफिस में केपीटीएल में तो 8 घंटा, कई लोग तो 8 घंटे के ज्यादा काम तो घर पे जाके करते हैं। वो काम मन से भी होता है, मोबाइल से भी होता है, जिम्मेदारियों का भाव बना रहता है, तो 16-16 घंटे काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। तो अभी इसमें से ज्यादा समय जा देखते हैं उसमें कहाँ जाता है। एक तो आप कौन से रोल को और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो। दोस्तों ये लगता दोनों सेम है, दोनों सेम नहीं है। आपको कंपनी ने एक रोल दिया है, एक डेजिग्नेशन दिया है, उसके साथ आपको एक लिस्ट ऑफ द ड्यूटीज है या लिस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तो आपकी है ही, इससे ज्यादा आप कितना लेते हो। जैसे मैंने अपने भारत देश के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि मैं एक सिटीजन होने के नाते
मैं हमेशा समय पे पहुंचूंगा, तो मैं मेरा व्यवसाय का काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन समय पे पहुंच रहा हूँ सभी जगह पे। उसका क्या मतलब हो गया कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बड़ी ली। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो आप कंपनी के अंदर कोई भी पोजीशन पर हो, आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, और ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आपका समय वहां जाएगा। जैसे मैं कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन में आया, मैंने अपनी कार पार्क की, आई थिंक 2010 और 11 का शायद समय है, जब मैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट 5S काइजन पर कुछ प्रोग्राम कर रहा था। मुझे आपका गार्डन बेहद पसंद है, तो उस दिन मैं वहाँ से चक्कर काट के फैक्ट्री की ओर जा रहा था, और मैंने एक क्यारी के अंदर देखा कि वहाँ लगभग क्यारा भर चुका और पानी है। हालांकि माली व्यस्त था और कहीं और मैंने देखा भी, और मुझे मालूम भी था कि वो वहाँ पहुँचेगा, पर फिर भी मैंने वहाँ रुक के वो टैप को बंद किया, क्योंकि मेरे घर में मैंने गार्डन बनाया, तो मुझे मालूम था इतना पानी सफिशिएंट हो गया इस प्लांट के लिए। तो क्या एज ए मैनेजमेंट ट्रेनर मेरी जिम्मेदारी थी? ना, नहीं थी, पर एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बिल्कुल थी। तो जैसे मैं अपनी कॉलोनी में चलता हूँ और कहीं टैप खुला देखता हूँ, तो मैं बंद कर दूंगा, तो ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। तो ये अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे होती है। तो आप केपीटीएल में कोई भी पद पर हो, आपको लगे कि आपका साथी बड़ा स्ट्रेस में है और आप इसके काम में हाथ बटाते हो, तो आपने उसकी भी जिम्मेदारी ली, तो ये इसमें समझ जाएगा। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर आएगा पैसा। अब आपको लगेगा पैसे में कहाँ समझ जाता है? अरे भाई, अपनी पे स्लिप को चेक करने में समझ जाता है, अपनी लीव के साथ उसका कुछ मैनेजमेंट ठीक है कि नहीं उसमें समझ जाता है, आपने लोन लिया है तो ठीक कब काटा गया है कि ज्यादा काट लिया गया, पीएफ काटा गया कि नहीं काटा गया, लोन अप्लाई किया था क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी चल रही है उसके अंतर्गत कुछ खाया पिया या उसके अंदर कुछ खर्च किया, उसका ठीक हिसाब है कि नहीं। तो एक तो कंपनी के साथ का ये मनी वाला, जो लोग अच्छा पैसा बनाते हैं अपनी शारीरिक अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के उपरांत पैसा बनाते हैं, अब उनके दूसरा जाता है इसको इन्वेस्ट कहाँ करें। अभी इन्वेस्ट में किसी ने एक फ्लैट ले लिया, अब इसको रेंट पे दिया, तो उसका रेंट ठीक समय पे आ रहा है कि नहीं, तो ये सब देखना उसमें भी समझ जाता है। इन्वेस्टमेंट करते कोई लोग तो शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब इनका समय तो मॉर्निंग में जाता है कि भाई देखे टिस्को बढ़ा कि कम हुआ, तो जैसा स्टॉक बढ़ता है उनका बीपी ऊपर नीचे होता रहता है, फिर वो बीपी की गोलियां भी खाते हैं। तो वो मनी मैनेजमेंट में भी काफी एक पहलू है जिसमें समझ जाता है। तो इसमें मैं आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसमें आप सब लोग काफी एक्सपर्ट होंगे, और लगभग सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी के परिप्रेक्ष्य में पैसे को संभालने में तो एक्सपर्ट होते ही हैं। कुछ तो बचा लेते हैं, कुछ का निवेश करते हैं, कोई लोग खर्च करने में भी एक्सपर्ट होते हैं, उनको बिल्कुल मालूम होता है कि कौन से एवेन्यू पे खर्च किया जाए। जैसे अहमदाबाद में मुझे एक कॉर्पोरेट कंपनी में एक व्यक्ति मिला था, मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कोई फिल्म की क्लिप दिखाई, अब वो ब्रेक में आके कहता है यू विल बी हैप्पी टू नो मैंने इस पिक्चर को 30 बार देखा। मैंने कहा क्या गब्बर सिंह ने डायलॉग बदल दिया था? तो बोले नहीं, डायलॉग तो नहीं बदला। तो लोग कई बार ऐसा मानते हैं कि एक रिकॉर्ड करना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैसे पैसे लगाते हैं। तो कहाँ आप पैसे को लगाते हैं, कहाँ खर्च करते हैं? कईयों को कपड़े का शौक होता है, तो वो सेल का इंतजार करते हैं। मैं एक बड़े बिजनेसमैन दोस्त को जानता हूँ, उसके पास बहुत पैसे है, ही इज अ मिलियनर, पर पेंटालून में सेल आता है ना, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन भेजता है, और वो रहते हैं पालनपुर, डायमंड बिजनेस में। तो कहते हैं मैं वो पेंटालून के सेल में आने वाला हूँ सूरज भाई, आपके साथ अच्छा समय आएगा, तो आप भी चलिए, कुछ पैंट शर्ट लेना हो। तो मैं कहता हूँ कि जब जरूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ, और आधे घंटे में वो मैं लेके वापस आ जाता हूँ, तो मुझे नहीं आना। वो कहते हैं सेल है, 40% सेल है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। तो वो इनको खर्च कहाँ करना है। कई लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, रात को 1 घंटा कार चलाते, वो पैसे उड़ाते हैं ऐसे भी। तीसरा डायमेंशन है कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। तो जितने पैसे हैं उसमें से कुछ एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के लिए हम पैसे लगाते हैं। जैसे जर्नल्स, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के जिस बिजनेस के बारे में जर्नल प्रकाशित होते हो उनको पढ़ के अपने प्रोफेशनलिज्म को और शार्प करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर आएगा। अब वो कैसे? जैसे आप अपनी प्रोफेशनलिज्म, अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को, जैसे ट्रांजेक्शनल स्किल्स, ट्रांसफॉर्मेशनल स्किल्स, 14 का 28 का दायरा है ये स्किल को
आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अच्छी करना चाहते हो, इसके लिए जर्नल पढ़ते हो, टेड टॉक सुनते हो, मेरे जैसे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बाहर जो पब्लिकली ऑफर हो रहा है उसमें अटेंड करते हो, कंपनी के प्रोग्राम जो वॉलंटरीली ऑफर किए गए हो उसमें एक इनिशिएटिव लेके जल्दी से अपना नाम लिखा देते हो, तो ये सब जगह पर आपका कहीं ना कहीं समय जा रहा है. इट विल मेक यू मोर कंफर्टेबल इन टेकिंग डिसीजन एज ए प्रोफेशनल एंड इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू टेक बैलेंस ऑल्सो. तो इसलिए मैंने इसको कंफर्ट और कन्वीनियंस में डाला है. अब यहाँ गैजेट्स भी आएंगे. जैसे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पर्सनल लैपटॉप यूज करते हो घर में, एक ऐसा फोन यूज करते हो जो सही में स्मार्ट हो और आपको वो चलाने आता हो, तो इसमें भी होता है. अभी जैसे मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, मैं जवाब नहीं चाहता लेकिन ये प्रश्न सबके लिए है कि आप में से कितने लोग गूगल ड्राइव का अच्छी तरह प्रयोग कर पाते हैं, एवरनोट जैसा एंड्रॉइड ऐप है, आप टू डू लिस्ट नहीं है, टू डू ईस्ट, स्लैक जिसमें टीम में काम करते हो, ट्रेलो है, ऐसे कितने ऐप्स का उपयोग करते हो. तो सुबह में जैसे हेड स्पेस है, वर्कवाइज है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स है जो आपको अच्छा काम करने में, बहुत सारी स्किल प्रोड्यूस करने में मदद करेगा. तो ऐसा क्या क्या प्रयोग करते हो. तो आप एक कार रखते हो, तो कार आपको कन्वीनियंस देती है, वो पैसों से खरीदी जाती है, पर आपके प्रोफेशनल डोमेन में वो काम लगेगी. जैसे कि आपको कुछ चीजें ले जानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ऑफिस से कहीं और जाना है, तो आप कुछ चीजें उसमें रख सकते हो. तो वो कार आपने पैसों से खरीदी और वो ही प्रोफेशनल डोमेन में आएगी, क्योंकि पैसों से खरीदी और काम के जगह पे जाने में उपयोग हो रहा है, सामाजिक कामों में भी उपयोग हो रहा है. Right. केतन भाई आवाज ठीक जा रहा है? Yes, yes. Navadan, what about Yes, sir. what about growth? मैं वही कह रहा हूँ, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के अंदर ग्रोथ आया ना. मैंने कहा जर्नल पढ़ते हो, ट्रेनिंग पार्टिसिपेट करते हो, ट्रेनिंग में इनिशिएटिव लेके जाते हो, बाहर कोई पब्लिक प्रोग्राम ऑफर हो रहे हो उसमें पैसे लगाते हो, तो ये सब प्रोफेशनल डोमेन में समय गया. एंड आई डिस्क्राइब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू टेक ए डिसीजन. क्योंकि आप जब ग्रो होते हो तभी जाके आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस महसूस होती है. जैसे दोस्तों मैं ये पूरा प्रोग्राम चला रहा हूँ, आपको देख रहे होगे कि मुझे एक भी चीज नहीं चाहिए. ये पीपीटी में आपके लिए चला रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरा तो कंफर्ट लेवल आ गया, मेरा कन्वीनियंस लेवल भी आ गया. अब मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बुक यूज करता हूँ. अभी आप जब 1 लाख रुपए का मशीन यूज करते हो तो आपको ये मालूम होता है कि उसके अंदर क्या होता है, तब जाके ये डिसीजन लेते हो. और पैसे खर्च करते हो तो आपको आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में मालूम है. मैं एज ए ट्रेनर हूँ तो मुझे मालूम है कि मैं एक शिक्षक का काम करता हूँ, तो मेरे पास लेटेस्ट मशीन होना चाहिए जिसके ऊपर मैं लिख सकूं. तो मेरा ये सरफेस बुक है, मेरे लिए वो नोटबुक भी है, जर्नल भी है, ऑफिस भी है, मेरा लर्निंग टूल भी है. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे स्पष्टता हो गई. तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्पष्टता करके मैं मनी कमाऊंगा, मनी का खर्च करूंगा, मेरा ग्रोथ ऐसे ही होगा. Understood. Thank you. तो आई थिंक मैंने डिटेल में जवाब दिया और एक एडिशनल और बता दूं. Thank you. Understood. ओके गॉट इट. बट फिर भी बिकॉज वैसे भी मुझे इसको टच करना है. तो ये जो ग्रोथ वाला डायमेंशन है, आप देख रहे हो कि मेरी लाइब्रेरी में मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ. तो जिंदगी में जैसे स्टेजेस आते हैं, अभी आगे आएगी स्लाइड, तो जैसे स्टेजेस आते हैं वैसे हमारा ग्रोथ का लेवल भी बदलता है, हमारी प्रायोरिटी बदलती है, फिर उसके अनुरूप हमारे काम करने के ढंग भी. तो मुझे लगता है कि हमें ये स्पष्टता होनी चाहिए कि जिस जिस लेवल पर हम पहुंचे उसके अनुरूप हम करते क्या. तो मैंने अपनी लाइब्रेरी को देखा कि भाई इस वैकेशन में मैं अपनी जिंदगी अब जहां पहुंची है उसके अनुरूप अपनी लाइब्रेरी को रीऑर्गेनाइज कर दूं, ताकि मुझे और सरलता हो जाए एक्सेस करने में. अब आता है सोशल डोमेन. देख रहे दोस्तों, हम 11:30 से नजदीक पहुंच रहे हैं. मेरे मशीन के अंदर घड़ी है, मेरे मशीन के पीछे भी एक घड़ी है. ये इसीलिए रखी गई है कि कोई भी चीज है, जैसे अभी आपकी मैं जब स्क्रीन दिखा रहा हूँ तो मुझे भी केवल स्क्रीन ही दिख रही है, उसमें समय नहीं दिख रहा है. तो मैंने ये पहले यूज किया है टूल, तो मुझे मालूम है, तो मुझे घड़ी दिखनी चाहिए ताकि मैं इस चीज में इतनी डिटेल ना कर दूं कि समय ही ना बचे. तो सोशल डोमेन में देखेंगे, एक है परिवार जिसके साथ अभी आप है ही, फिर है रिलेशनशिप एंड तीसरा सिटीजनशिप. अब आप मनोमन कल्पना कीजिए, घर के अंदर बैठे जितने लोगों के आसपास वो है फैमिली, घर से बाहर जितने भी है वो सब आसपास पड़ोसी, दोस्त, रिलेशनशिप, और पूरा देश, क्योंकि आप भारत देश के नागरिक भी हैं.
तो ये 3 एरिया में आपका जा रहा है। अब देखते हैं फैमिली में, तो पति पत्नी बच्चों के बीच में समय जा रहा है, साथ में खा पी रहे, गेम खेल रहे, बातें कर रहे, फिल्म देख रहे, कुछ ना कुछ समय फैमिली के साथ जा रहा है, कुछ घरेलू काम में भी समय जाएगा। अब मैं रिलेशनशिप को इसीलिए डिफाइन कर रहा हूँ डिस्टिंग्विशली कि हम फैमिली को कुछ एक लेवल तक टेक इट ग्रांटेड करते हैं, और रिलेशनशिप में जैसे आपके पिताजी भी हो या भाई हो, वैसे आपको इमोशनली देखे तो वो फैमिली ही है आपके पिताजी, लेकिन अगर कहीं और रह रहे तो फिर वो दायरा अलग है काम का और समय का भी। घर में लोग आपको टेक इट ग्रांटेड करते हैं, आपको कुछ ना कुछ काम सौंपते रहते हैं और आपको वो काम करना होता है, नहीं करते तो इमोशनल टर्ब्यूलेंस हो जाता है शुरू, तो आपको फिर वहां एक तरीके से करना पड़ता है। जब भी दूसरे लेवल पर जहां कोई और बैठा है तो आप उसको कह सकते हैं कि बाद में करूंगा या अभी मैं व्यस्त हूं, ऐसा कुछ करके आप शिफ्ट कर सकते हो। इससे आपकी भावनात्मक कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्क आता है। तो फैमिली और रिलेशनशिप सिंपल, जिसके साथ बेड यानी बिस्तर, ब्रेड यानी भोजन एंड टॉयलेट शेयर करते हो, वो सभी फैमिली है। और सभी दोस्त, काका मामा नाना फूफा फूफी, ये सभी रिलेशनशिप, जो अपने कंपनी के साथ काम करने वाले सभी कर्मचारी, पहले भी कभी काम किया था वो सब, पास पड़ोस, ये सब डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप है। और आप भारत देश के नागरिक हो, आप कहोगे इसमें कहाँ समय जाता है, उसमें भी समय जाता है। आप वोटिंग के लिए जाते हो, वो कभी कभी होने वाली घटना है। इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो या कम से कम भरवाते हो, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, एनुअल होने वाली घटना है। तो आपको कुछ टैक्सेस भरने होते हैं, जैसे मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे एवरी मंथ जीएसटी भरना है, सर्विस टैक्स, तो वो मेरे लिए मंथली होने वाली घटना है। और अगर मैं एज ए सिटीजन देखूं कि बिल्कुल वो समय पे भरा जाए, उसका रिटर्न भी समय पे भरा जाए, ताकि मेरे क्लाइंट को मैं छाती ठोक के कह सकूं कि यस यू कैन टेक द क्रेडिट। तो ये सब सिटीजनशिप के दायरे हैं। अभी इन दिनों देश में जो भी स्थितियां हो रही है, एज ए सिटीजन मेरे घर के आसपास की झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को मैं भोजन मुहैया करा पाऊँ, इसके लिए मैं जो भी करूँ वो मेरा सिटीजनशिप का रोल है, तो उसमें भी समय जा रहा है। अब चौथा देखिए, प्रोफेशन में मैंने काफ़ी डिटेलिंग किया, फैमिली वाला सोशल डोमेन में काफ़ी डिटेलिंग नहीं किया, क्योंकि रिलेटिवली इसमें समय कम जाता है। अब देखिए, आप जिसको बहुत प्यार करते हो उनके साथ हार्डली 1-2 घंटा बिताते हो जब आपकी ऑफिस चलती होती है। आप देख लीजिए अपने अंदर, पत्नी के साथ बैठ के खाने पीने के सिवा कोई और विषय पर बात करने के लिए आपके पास कितना समय होता है। आप देखोगे कि आपके प्रोफेशनल कलीग के साथ बात करने के लिए आपके पास 8 घंटा है, लेकिन पत्नी बेटा बेटी बच्चे के साथ बात करने के लिए आपके पास घंटा भी नहीं है या कम समय है। कोई कोई ऐसे विरले होंगे जिनके पास एजेंडा भी होगा और समय भी होगा, क्योंकि आपके पास समय तब उनके पास समय नहीं है। जैसे आप शाम को घर पहुंचे, अब वो किचन में है, इसलिए भोजन पक रहा है, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, तो वैसे भी डिस्टेंस है। बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो अपना होमवर्क कर रहे हैं, तो टेक्निकली भी देखे तो भी समय कम है, जबकि प्रोफेशन में बहुत ज्यादा है। अभी स्पिरिचुअल डोमेन देखेंगे, उसमें मैंने कम समय दिया है, हालांकि मैं मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन ऐसा रखता हूँ कि सही में अगर स्पिरिचुअलिटी समझ में आए तो ये एक ऐसा डोमेन कि वो पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल तीनों करेगा, यानी तीनों को इंस्पायर करेगा, इफेक्ट करेगा। समझ लेते हैं, स्पिरिचुअल डोमेन में अगर कोई स्पेसिफिक टाइम देते हो तो खुद के बारे में समझना, सेल्फ, भाई मैं कौन हूँ। अभी किताबें कहती है मैं आत्मा हूँ, चलो समझे भारतीय दर्शन क्या कहता है, पश्चिम दर्शन क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है के बारे में, इस्लाम क्या कहता है रूह के बारे में, गीता जी क्या कहती है आत्मा के बारे में, ये सब अंडरस्टैंडिंग अबाउट सेल्फ। उसके लिए आप जो भी कोई पढ़, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट गॉड, ईश्वर के बारे में क्या, ये हमारे अंदर पहले से एक रहस्य बल चलता रहता है, ये सब जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो चलो उस ईश्वर को समझे। तो उसके लिए भी हम जात जात के पढ़ते रहते हैं, टॉक सुनते रहते हैं। अभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं इन दिनों भागवत पढ़ता हूँ। मैंने कहा मैंने एक भागवत हाईलाइट करके भेज दूं, कुरियर कर ले जाए कभी, तो उसमें तो बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी है कि घर में बोल के भागवत नहीं पढ़ सकते। तो वो हैरान हो गए। मैंने कहा हाँ भाई, बड़े मोटे मोटे से बोल रहे हो, वहां ऐसी कुछ एक चीजें आएगी, जरा समझ जाना।
तो अपने मन में गॉड के बारे में जो भी ख्यालात है, उसके साथ जो भी हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी है, वो सब हम पढ़ते रहते हैं। अभी देखो भारत देश में क्या हो रहा है, 2 बार रामायण और 1 बार महाभारत। हमने ईश्वर को समझने के लिए इस स्क्रिप्चर को आधार मान लिया, और मैं खुश हूं कि साथ साथ उपनिषद गंगा भी चल पड़ी है। तो उपनिषद गंगा में ईश्वर का तार्किक निरूपण है। बाकी जितने भी पुराने हिस्टोरिकल चीजें जैसी उसमें स्टोरीज है, जिसमें मनोरंजन होता है। इसके अंदर से ईश्वर तत्व को समझने के लिए आपको दम लगाना पड़ेगा, नहीं तो दम नहीं लगाओगे तो नहीं समझ पाओगे। तो ऐसा मेरा खुद का अनुभव रहा है। एंड फाइनली चैरिटी सर्विसेज और कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ करता है, सुबह में आधा घंटा बैठ जाता है भगवान के सामने, अपने माने हुए भगवान या मूर्ति के सामने। तो देखिए इस सभी में समय जा रहा है। अभी कोई चैरिटी सर्विस कर रहा है, 2 प्रकार से हो सकती है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी कर सकता है, वो वहां जाएगा, और यहाँ वो मेरे मानव बंधु है, वो भी मेरे जैसे ही है, मुझे भूख लगती है, उनको भी भूख लगती है, तो उनका कल्याण हो इसी भाव के साथ मैं करूँ, उसमें मुझे तृप्ति मिले। तो ये चैरिटी सर्विस रिचुअल तो एक देखने का नजरिया है। कोई मन की शांति के लिए सुबह पूजा पाठ करते हैं, कोई भगवान को खुश करने के लिए करते हैं, कोई तो व्रत उपवास इसीलिए करते कराते हैं कि आगे जाके अच्छा हो। जैसे अभी खाना छोड़ देते हैं ताकि बाद में स्वर्ग मिले, स्वर्ग में भोजन मिल जाए। तो अभी सब कुछ त्याग देते हैं और फिर स्वर्ग के वर्णन के ऊपर चले जाते हैं। ये तो ठीक है, बच्चों को भी ये करवाते हैं, तो वैसे लेडीज के लिए ये एम्पावरमेंट की बात करते हैं और शक्ति शक्ति बोलते हैं। लेकिन जब बच्चियां छोटी होती है तो उनको तो व्रत करवाते हैं, भूखे रखते हैं और कहते हैं कि व्रत करो ताकि अच्छा पति मिले, उसको अच्छा वर मिले, सुवर मिले। तो लड़कों को व्रत नहीं करवाना चाहिए कि उसको सुकन्या मिले। तो ये सब चीजें हमारी बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टरी होती रहती है, इसलिए मैंने तार्किक शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों 11:30 बजने को है, तो जैसे सभी डोमेन के अंदर हम देख पाए, तो अभी हम आने वाले कुछ समय में मैं आपको दिखाऊंगा कि टूल्स टेक्निक्स क्या है। टूल्स टेक्निक्स टू ड्राइव टाइम एज पर अवर ओन चॉइस। अभी आप यहाँ 4 पॉइंट देख रहे हो, ये एक्चुअली 4 जनरेशन में से हम गुजरे हैं। अगर समय के व्यवस्थापन को देखें, जब हमारे पास बहुत समय था, मैं पूरी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, KPTL की बात नहीं कर रहा हूँ और कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, जहां हमारे पास समय ही समय था। तो अपने दादाजी के समय को याद करो, आजादी के पहले के समय को याद कर सकते हो। तब केवल यही था, टू डू लिस्टिंग, नोट्स एंड चेकलिस्ट। कहीं लिख दिया कि इतना करना है और फिर उसको कर लिया। क्यों बारी बारी कर लेते थे, उसमें आगे पीछे भी कर लेते थे और अल्टीमेटली चेक हो जाता था। दुर्भाग्य से आज भी कॉरपोरेट में भी कई लोग चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। मैं चेकलिस्ट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन समय बदल चुका है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो टू डू लिस्ट और नोट्स ऑन चेकलिस्ट अब इतने रेलेवेंट नहीं रहे। सेकंड जनरेशन है, उसमें कैलेंडर और अपॉइंटमेंट। तो मैं भी अपनी जेब में प्लानर रखा करता था, छोटा सा वर्टिकल मंथली प्लानर हुआ करते थे, उसमें डाल देते थे। आज तो वो फोन के अंदर आ गया है, तो आप कैलेंडर के अंदर कुछ एक अपॉइंटमेंट डाल देते हो, मीटिंग का टाइम डाल देते हो। ये आज भी चल रहा है। तो जैसे टू डू लिस्ट भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। तो ये एक सेकंड ऐसा दायरा आया जिसके अंदर अपॉइंटमेंट बहुत महत्वपूर्ण थी और कितना समय उपलब्ध है वो महत्वपूर्ण था, तो उसके अनुरूप हम डाल देते थे। फिर एक वेव आया जिसमें मालूम पड़ा कि भाई प्रायोरिटाइजेशन करो। वो टिपिकली डॉक्टर स्टीफन कोवी के चलते आया है। उसके पहले प्रायोरिटी की बात तो होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बताया। और फिर गोल, फिर स्पर्धा का जगत शुरू हो गया और आपको गोल अचीव करने हैं। इस गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रायोरिटी, तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस का ये दायरा था कि इसके बदले ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई बॉस बदल गया, इंपॉर्टेंस बदल गया। सरकार में आज वैसे ही चलता है कि कोई बॉस आने से प्रायोरिटी बदल जाती है, नया बॉस आए प्रायोरिटी बदल जाती है। तो ये एक दायरा रहा। तो आज हम चौथे लेवल पर है और मैं चाहता हूं कि इस लेवल को अगर हम समझ लें तो उस लेवल से हम प्रीवियस तीनों टूल अगर यूज भी करते होंगे तो कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकेंगे। जो चौथा है प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, रोल्स एंड गोल्स। तो देखिए मैंने जिंदगी के 4 दायरे, उसमें 12 दायरे दिखाया है। आप इस जिंदगी को जी रहे हो, आपको इस जिंदगी जीने का मजा आ रहा है क्या?
इसकी जिंदगी जीने का कोई प्रिंसिपल है क्या, कोई वैल्यू है? जैसे पंक्चुअलिटी अगर आपकी वैल्यू है तो आप ऑफिस भी समय पे पहुंचते हो, शादियों में भी समय से पहुंचते हो, घर में भी समय से पहुंचते हो, किसी को कहा है इतने बजे फोन करूंगा तो कर देते हो। ये आपकी वैल्यू है, तो सभी जगह इन्फ्लुएंस हो रही है। कोई आपका प्रिंसिपल है, जैसे कोई कोर आइडिया है कि मैं जिंदगी को ऐसे जीना चाहता हूँ, जैसे मैं खुशी खुशी जिंदगी जीना चाहता हूँ, अगर ऐसा प्रिंसिपल है तो आप परिवार में खुशी खुशी जीने की सभी चेष्टाएं करेंगे, उसके अनुरूप समय की डिजाइन करेंगे, ना कि टास्क के लिस्ट के अनुरूप कैलेंडर की डिजाइन करेंगे। अपने जिंदगी को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल और वैल्यू को ध्यान रखते हुए। अभी शब्द आता है रोल। कैसे रोल है? जैसे आप ऑफिस में गए एक रोल है, घर में आपका पिता का रोल है, जैसे बरामदा में आए आपका पड़ोसी का रोल है। हर एक रोल के अंदर कोई गोल है। अभी मेरे पड़ोसी कहते हैं कि सुरेश भाई आपने एडेनियम बहुत बनाए, मेरे घर में एडेनियम का बड़ा गार्डन है, तो आप मुझे एडेनियम प्लांटेशन में मदद कीजिए। अब ये पड़ोसी ने कहा, क्या मैं पड़ोसी संबंध को निभाना चाहता हूँ? तो मेरा गोल बन जाएगा, मैंने कुछ समय बोल दिया कि चलो निमेश भाई अगले संडे को मैं आपको गार्डनिंग में एडेनियम सिखाऊंगा। तो ये मेरा जिंदगी का एक रोल के अनुरूप गोल हो गया। अगर मैं कैलेंडर से ऑपरेट हो रहा हूँ तो कैलेंडर में तो कुछ पड़ा है पहले से संडे, तो कहूँगे सॉरी अभी टाइम नहीं है, तो कभी महीने कभी निकल जाएंगे 6-6 महीने। आपको लगेगा कि ये कैसे है, तो आप याद कीजिए जिनको आप बहुत प्यार करते हो ऐसे दोस्त के घर कब गए थे लास्ट, कब इसको फोन किया था, कब अपने मौसी के घर फूफा नाना इनको मिले, कब आपने हाथ से खत लिखा किसी को, आपको गाने बहुत पसंद है, कब आपने वो सभी गाने कैटेगराइज करके में डाले जो सुबह में सुनना चाहते हो। तो ये सब चीजें रोल के साथ जुड़ती है गोल में। दोस्तों जैसे हम बड़े होते हैं ऐसे हमारे शरीर की उम्र होती है। मेरा क्वेश्चन है, क्या हम हमारी चेतना में विकसित होते हैं? तो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर हमारे डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं। चलो उसके देखें। अब ये क्रिटिकल क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है चॉइस। आप पूरे समय ये 12 एरिया में जो भी करते हो वो ट्राइंग टू डू है कि यू आर एक्साइटेड टू डू? गौतम भाई ने स्नीजिंग किया है तो उसको इमीडिएटली एडमिट कर दिया जाए कोरोना की नजदीक वाली अस्पताल, क्योंकि प्रावधान है कि छींकने वाले को ये है दिस मोमेंट अवेयरनेस कि गौतम भाई को मैंने देख लिया, तो आई एम एक्साइटेड टू शेयर दिस। सो चॉइस से ऑपरेट हो रहे हो कि आपको करना पड़ रहा है? तो एक डायमेंशन ये हो गया। दूसरा हेल्थ। क्या आप अपनी विगर एंथुजियाज्म जैसे जैसे जिंदगी बढ़ रही है कम देख रहे हो कि ज्यादा बढ़ रही है? क्या आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो? क्या आप बड़प्पन से ऑपरेट हो रहे हो? देखिए जिंदगी जैसे आगे बढ़ती है ये सब डायमेंशन में आपको देखना पड़ेगा। एक समय आप बहुत सारी चीजों में समय बिताते थे, आज वो आपको रेलेवेंट नहीं लगती। जैसे बच्चों के साथ समय बिताते थे, आज वो बच्चे बड़े हो गए। अभी जैसे मैं मेरे बच्चे को जंगल में ले जाता था, आज तो वो खुद पढ़ रहा है, तो अब मैं कहूँगा मैं जंगल में जा रहा हूँ, वो तो कहेगा मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मैं तो आपके साथ रहता भी नहीं हूँ, मैं तो दुनिया के अलग देश में हूँ। अब मुझे उसके साथ समय बिताना है, तो मैं कौन सी बात उसके साथ करूँ? Am I excited for that? तो दोस्तों you will be very happy. I'm coaching currently in 7 habits of highly effective people online. तो वो हो गया हेल्थ। तो अपनी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप में भी हेल्थ। तीसरा डायमेंशनशिप है रिलेशनशिप। क्या जितने भी दायरे हैं वो म्यूचुअली फुलफिलिंग है? सभी संबंधों में क्या आपको तृप्ति है? एंड चौथा, जो रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो मीनिंगफुल है, उसका कुछ मीनिंग निकलता है, क्या आपको वो संतुष्टि देता है? तो देखिए ये सभी एंगल से अभी हमें हमारे समय के अंदर अपनी प्रायोरिटी को डालना पड़ेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू यू डू वॉट एवर वेन एवर वेर एवर यू डू? देखिए मैंने आपको कहा था कि करीब घंटे भर में इनपुट दूंगा, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, पर जैसे मैं डिटेलिंग करता गया और मुझे लगता गया कि नहीं मुझे इसको तो और डिटेल करना ही पड़ेगा, तो मैंने उस समय की पाबंदी को नहीं रखा, क्योंकि मैं प्रिंसिपल या वैल्यू से ऑपरेट हो रहा हूँ। मैं कुछ एजेंडा कंप्लीट कर दूं और फिर क्वेश्चन पर चला जाऊं। उससे बेहतर ये है कि आप कुछ चीज़ों को बेसिकली समझें और ज़रूरत पड़े तो हम स्पेशल दूसरा वेबिनार भी कर सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन, व्हाई डू यू डू वॉट एवर वेन एवर एंड वेयर एवर यू डू? तो आंसर कमिंग फ्रॉम पर्सनल मिशन, कोई कोर पर्पस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन मिशन के साथ आप फॉलो कर रहे हो इसको, कोई वैल्यू और प्रिंसिपल से ऑपरेट हो रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, जो भी समय दे रहे हो. सेकंड, इज योर टाइम ड्रिवन बाय डिमांड्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस और बाय योर चॉइस? जैसे अपने संजय भाई सुबह में चॉइस करते हैं कि मैं आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, उस समय उनकी बेटी आकर के कहे कि पापा ऐसा करो ना, हम मिल के अभी इतने ओरिगामी आर्टिकल बनाते हैं. तो अभी उनको लगने लगे कि नहीं नहीं अभी नहीं करूंगा तो उसका दिल टूट जाएगा, तो अपनी बात को छोड़ के उसके साथ खेलने लग जाए. तो क्या वो चॉइस से हुआ कि डिमांड ऑफ सर्कमस्टांसेस? उस समय आपका आंसर जो आ रहा है, कोई पर्सनल मिशन के साथ ये मैच हो रहा है. जैसे खुशी से जीना, तो आर्टिकल लिखने में भी खुशी है, बेटी के साथ खेलने में भी खुशी है. अगर ये सेंट्रल पर्पस में से आप शिफ्ट हो रहे हो,